हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, देखिए आपकी चल रही है रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी और आज आपका आ गया है एडमिट कार्ड। मतलब 21 से एडमिट कार्ड आ जाना था, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। और बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे होंगे अपना। जी बिल्कुल। अब सर इसकी ना तैयारी तो हमने कर ली है, आपने सब कुछ करा दिया, 36 लेक्चर्स करा दिए जो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा था कि सर 2023 में जो पीजीटी कॉमर्स का जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ था ना, उसका सारा क्वेश्चन एक बार करवा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो भैया जनता जनार्दन है, अगर स्टूडेंट ने कहा तो मैं भी लेके आ गया। आज हम लोग जो है पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन जो है कॉमर्स का आया हुआ एक यूनिट का, मतलब यानी कि एक यूनिट इन द सेंस कि एक दिन जो हुआ था, वैसे एग्जाम 2-3 बार हुआ है, तो आज हम लोग एक दिन वाला लेंगे। ठीक है, उस दिन का 150 क्वेश्चंस का डिटेल्ड में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब देखो जितना लग जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना में हो जाए वो कंप्लीट करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर्स देखेंगे, और अगर जहां मुझे लगेगा कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, है ना। तो ज्यादा लेट ना करते हुए, वैसे भी बहुत देर है क्लास में, तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपका क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने ना किसी एक स्टूडेंट का ही जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उठा लिया है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उठा लिया है और उसी क्वेश्चन पेपर के बेस पर मैं आपको सारा का सारा करा दूंगा। इससे क्या होगा, ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि मैंने अपना क्वेश्चन डाला, मैंने हिसाब से अपना आंसर डाल दिया। जो इन्होंने आंसर माना है, ये आंसर को बेस मानते हुए हम आगे अपना काम करेंगे। तो चलिए, थोड़ा स्क्रीन पर आपको छोटा जरूर दिख रहा होगा, है ना। लीजिए थोड़ा बड़ा मैंने कर दिया, है ना, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूं। ठीक है, लेकिन आप मैनेज करिएगा, उम्मीद करते हैं आपको। अगर कभी कभी जहां पे ये हो रहा होगा, वहां मैं थोड़ा सा और क्या करूंगा, इसको छोटा कर दूंगा। तो देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर दिया स्क्रीन को। अब आगे क्लास क्वेश्चंस की ओर शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला पर्पस क्या है। तो देखिए जी, इसका पहला पर्पस है कि सपोर्ट करना डिसीजन मेकिंग में फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस के लिए। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज ही करते हैं किसके लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, नहीं ताकि वो हमको, अब देखिए कोई भी डेटा एनालाइज इसलिए करते हैं ताकि वो हमको डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। अगर हमारे पास बहुत सारे चीजों का डेटा होगा ना, आप सोचो ना कि जो हमारा सेंसस होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उस बेसिस पर निर्णय लेते हैं ना कि भैया इतने लोग हैं, इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने सब कुछ है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन का डेटा हमारे पास होगा, उसी बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे क्या होगा कि ये प्राइमरी पर्पस है। तो आंसर क्या, सी है। और यहाँ पे भी इन्होंने सी ही दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए क्या बोल रहा है, मैं छोटा करके पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये करके कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा जूम करके देखा जाए क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कह रहा है। हाउ डज ईआरपी सिस्टम डिफर फ्रॉम ए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ईआरपी प्रणाली एक स्टैंड अलोन वित्तीय सूचना प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। तो ईआरपी सिस्टम जो है वो क्या है, इंटीग्रेट करता है वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस को इंक्लूडिंग फाइनेंस इनटू ए सिंगल सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डेटा एनालाइज करता है, जबकि ईआरपी जो है वो सारे बिजनेस के प्रोसेसेस, इनको फाइनेंस और से ये पूरा का पूरा सिंगल सिस्टम में लेके आ जाता है ना। टैली ईआरपी सारा का काम करते हैं ना, वैसे ही। तो आंसर इसका भी बिल्कुल सी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड मेथड इज यूज्ड फॉर डैश अकाउंटिंग एक्टिविटी इन कंजक्शन एंड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। तो भैया इसको बोलते हैं ट्रैकिंग, कि आप ट्रैकिंग करते हैं अकाउंटिंग एक्टिविटी का जब आप क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैकिंग। चलिए ये हो गया आपका आंसर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन टू द प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो जो बोला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहले क्या होता था कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, जिससे अब शिफ्ट कर गया कि क्या, कि भैया रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। किस चीज के रिगार्डिंग, डिसीजन मेकिंग में आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना डिसीजन मेकिंग में। देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन था वही उसी से रिलेटेड 4 नंबर क्वेश्चन भी है। अगर आप पहला नंबर बना सकते थे तो आप 4 नंबर भी आंसर सही किया होगा आपने। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है कि
अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स वेरियस एलिमेंट इंपेरेटिव इन वित्तीय सूचना प्रणाली में डैश अत्यधिक अत्यावश्यक विभिन्न तत्व शामिल है। क्या 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 आपको सिस्टम इन्वेस्टमेंट नहीं, मॉनिटरिंग नहीं, अकाउंटिंग साइकिल शुरू से लेकर, है ना, आपका रिकॉर्डिंग, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये अकाउंटिंग साइकिल होता है ना, वो सारा चीज इसमें शामिल है। इसको बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टू कीप इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। भाई साहब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डेटाबेस होना चाहिए। नहीं, अगर हमारे पास डेटाबेस होगा तो हम सब कुछ स्ट्रक्चर मैनर में रख सकते हैं। नहीं, वो चाहे वो इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डेटाबेस। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इन ए कंपनी अकाउंट्स। भाई पर्पस क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताना। बैलेंस शीट क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है। नहीं, तो इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेसिफिक ऑफ टाइम मतलब एक साल का बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट हर साल कितना, मतलब हर साल बनता है ना बैलेंस शीट, जी सर, तो हर साल बैलेंस शीट बनता है, तो इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है इसमें, है ना जी। तो आइए, आंसर हो गया इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज अमलगमेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अमलगमेशन क्या है, जब दो कंपनी आपस में मर्ज करती है ना, यही होता है। ठीक है, मिनिमम दो, मैक्सिमम कितना भी कर सकती है। तो आंसर क्या होगा, बी, द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग टू और मोर कंपनीज इन वन एंटिटी। एक एंटिटी में दो या दो से अधिक कंपनी आके मर्ज हो जाती है, तो आंसर होगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्या है, हॉरिजॉन्टल अमलगमेशन, द कंबाइनिंग कंपनीज आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। भाई साहब, जो कंबाइनिंग कंपनी होती है हॉरिजॉन्टल अमलगमेशन में, वो सेम लेवल की बात करती है, सेम लेवल ऑफ बिजनेस। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ही हो, चाहे हॉरिजॉन्टल मर्जर हो चाहे हॉरिजॉन्टल अमलगमेशन हो, वहां पे सेम इंडस्ट्री आएगी। जैसे कोई जूता इंडस्ट्री किसी जूता इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रहा है, जैसे कोई टेलीफोन इंडस्ट्री किसी टेलीफोन इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अमलगमेशन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस मर्जिंग। क्या है, और अगर डिफरेंट लाइन में मर्ज कर रहा है तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जिंग बोलेंगे, कि क्यों ये कि मतलब जूता इंडस्ट्री किसी फूड इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो रहा है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जिंग या कॉन्ग्लोमरेट अमलगमेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आवाज चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंपनी रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करने का पर्पस बताया कि या तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों का पर्पस ये होता है कि भैया खराब सिचुएशन हो गया है, सिचुएशन को सुधारेंगे और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही करेंगे। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्यों किया जाता है, ताकि जो कंपनी की पोजीशन होती है ना बहुत लॉस में चली जा रही होती है, तो उसको बोलता है भाई साहब लिक्विडेट कर, बिना लिक्विडेट किए हुए हम कंपनी के स्ट्रक्चर को सुधारते हैं, थोड़ा शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से बात करते हैं और फिर काम अपना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी को सही करने के लिए क्या किया जाता है, आपका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो आंसर होगा डी। कह रहा है इन अ डीमर्जर व्हाट हैपेंस टू द एग्जिस्टिंग कंपनी बिजनेस डिवीजन और सब्सिडरीज। तो बोल रहा है जब डीमर्जर होता है, मर्जर मतलब जुड़ जाना, डीमर्जर मतलब हट जाना, जब डीमर्जर होता है तो कंपनी के साथ क्या होता है, जो उसके सब्सिडरीज रहती है, तो भैया उसके साथ ये होता है कि दोनों अपनी अपनी कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जैसे मारुति सुजुकी अभी साथ में है, जैसे हीरो होंडा साथ में थी, अब अलग हो गई है, तो दोनों का अलग एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल यही चीज, तो क्या है, दे आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपनीज, अपने अपना अलग अलग कंपनी बना लेती है। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 चलते हैं। कह रहा है हाउ डज इट कंपनी टिपिकली कम्युनिकेट इट्स रिकंस्ट्रक्शन प्लान टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये क्या बोल रहा है, कैसे कंपनी बातचीत करती है शेयर होल्डर से और क्रेडिटर से कि भैया हमको रिकंस्ट्रक्शन करने दो। तो बात इसलिए करती है, कहता है फॉर्मल नोटिस भेजती है और उसमें एक्सप्लेन करती है कि क्यों हमको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कि भैया मेरा फर्म जो है या कंपनी जो है डाउन जा रही है, भैया आप परमिशन दीजिए, हम इसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो ये क्या करती है, एक फॉर्मल नोटिस भेज दी है और जिसमें एक्सप्लेन किया रहता है कि क्या शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को कि भैया क्यों हम रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कह रहा है व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स द एस्टिमेटिंग द फ्यूचर अर्निंग ऑफ अ बिजनेस एंड कैलकुलेटिंग गुडविल बेस्ड ऑन द मल्टीपल दोज अर्निंग्स। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है ही नहीं, मार्केट वैल्यू मेथड है नहीं और एसेट रिलायबिलिटी नहीं, अर्निंग मेथड्स होता है जिसमें सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से करते हैं। नहीं जी, तो आंसर होगा सी। कह रहा है व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ ए कंपनी। भाई साहब पर शेयर ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि जब नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी को डिवाइड किया जाए नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या निकल जाएगा, द बुक वैल्यू पर शेयर
कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि व्यवसाय के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में साख क्या होती है? व्हाट इज द गुडविल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस वैल्यूएशन। तो बिजनेस वैल्यूएशन में गुडविल क्या होता है? उसको बोलते हैं रेपुटेशन या कस्टमर लॉयल्टी या इंटेंजिबल वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। तो भाई साहब वही तो होता है ना गुडविल। गुडविल का मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल एसेट के, नेट एसेट के अलावा या हमारे कंपनी के एसेट के अलावा जो एडिशनल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं गुडविल, दैट इज रेपुटेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, देखिएगा। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या बोला? विद रिस्पेक्ट टू द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी इट इज सेड टू बी रेसिडेंटिव। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस में कंपनी का रेसिडेंट होने का दो ही तरीका होता है। एक तो अगर इंडियन कंपनी है तो पूरी तरीके से ऑलरेडी क्या है, इंडियन कंपनी है तो भैया वो तो रेसिडेंट है ही। लेकिन अगर कोई अदर देन कंपनी है तो हम लोग देखते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट से। इसको देखो, इसको मैं समझाता हूं कैसे। देख आ जाओ, ये देखो कैसे देखते हैं, ये देखो। हाँ डाउटफुल है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि कंपनी के केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखा जाता है। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? देखो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि भैया जहां से कंपनी कंट्रोल कर रही है और जहां से मैनेजमेंट चला रही है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब यहां से आंसर सुनो क्या लिखा हुआ है। कह रहा था एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली इन इंडिया। हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर एंटायर कंट्रोल है तो वो कंपनी रेसिडेंशियल स्टेटस कहलाएगी, ठीक है। पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज, अगर पार्ट भी है तो भी वो क्या हो, रेसिडेंशियल स्टेटस कहलाएगी कि भैया यहां से ये हो रहा है। लेकिन इन्होंने आंसर्स दिया है सी, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब नियंत्रण और प्रबंधन की जगह की परवाह किए बिना, सब इसका परवाह किए बिना रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन में मुझे डाउटफुल लग रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्या है 17 में? एज द शेयर ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल, कहां पे जो है भाई साहब, इज टैक्सेबल नहीं, इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में ये क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, आपको दिख रहा है सारा चीज? नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है 18 में? फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मींस, भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही है ना। चलिए कह रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड डैश अलाउड टू ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी सेक्शन अंडर सेक्शन 16A में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का है? 50,000 रुपए का है। मैंने बताया यार, देखो मुझे लगता है ना कि अगर आपने मेरा 35 से 36 लेक्चर देखा होगा ना तो एक भी क्वेश्चन इसका जो है वो नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखो इसको मैंने परसों ही बताया है, ठीक है। क्या? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। अब देखो मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, क्या है संजल क्या है, ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का, रेंट एंड कंट्रोल एक्ट के तहत कवर है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 30,000 रुपया, है ना। 30,000 दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट 25,000 है। 30,000 क्या है? म्युनिसिपल रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, एक्चुअल रेंट 25,000 है। बट फेयर रेंट कितना है? 36,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 28,000। तो बोला भाई साहब इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू कितना है? 30,000 और 36,000, विच एवर इज हायर, जिसमें ज्यादा है, बट नॉट लेस देन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड रेट कितना है? 28,000। तो भैया 28,000 क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो ज्यादा हो वो क्या हो जाता है? वही हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 28,000 और एक्चुअल रेंट कितना है? 25,000। दोनों में ज्यादा कौन? 28,000। तो आंसर क्या होगा? 28,000। बात समझ में आ रही है? मैं एक बार लिख दूं क्या? देख लो, आ जाओ। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, ऐसा टाइम नहीं है लेकिन देख लेना। मैंने क्या बोला? म्युनिसिपल वैल्यू, एक मिनट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू और ठीक है ये कौन सा वैल्यू था जी? ये कहां गए? फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है। यहां तक विच एवर इज हायर, ठीक है, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो ये कितना था? ये था 30, ये था 36, ये है 28। तो भैया 28 से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए। और यही 28 क्या बन गया? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 28 और ये है 25, तो ज्यादा कौन है? 28। इसलिए आंसर क्या हो गया? 28। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 में। A person who is entitled to a deduction under 35AD बोलता है may opt the award deduction during the previous year in which the such expenditure is incurred। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। आइए
कह रहा है सेक्शन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम आर नॉट एप्लीकेबल टू, किसके लिए सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसी के लिए ये नहीं होगा, रेसिडेंट के लिए, एचयूएफ के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। देखिए प्रिजम्पटिव इनकम में क्या क्या चीजें हैं ये देखिए, आइए दिखा देता हूं मैं आपको। प्रिजम्पटिव इनकम में तीन चीजें हैं, एक तो है 44 AD जो बिजनेस के लिए है, 44 AD है जो है प्रोफेशन के लिए, और 44 AE है जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कैरेज का बिजनेस करता है ना उसके लिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं, क्या ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लैंड और बिल्डिंग और बोथ इफ ट्रांसफर्ड ऑन द 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को ट्रांसफर हुआ था, शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है, इफ इट इज बीइंग हेल्ड इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर मोर देन 24 मंथ, 24 महीने के अगर अंदर में ये था तो हो जाता क्या कैपिटल गेन। कह रहा रजत परचेज ए कार फॉर कितना 5 लाख, 5 लाख रुपए में अप्रैल 2022 में कार पर्सनल यूज के लिए लिया, ध्यान रखिएगा किसके लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए। सोल्ड सेम फॉर द 5,50,000 इन द जुलाई 2022, तो टैक्सेबल कैपिटल गेन कुछ भी नहीं होगा। ये इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स एक्ट में कहता है कि जब भी कोई कैपिटल जो है या पर्सनल यूज के लिए लिया गया हो, तो पर्सनल यूज में लिया हुआ ये एसेट को हम कैपिटल गेन ट्रीट नहीं करते हैं, और जब कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करते हैं, और जब कैपिटल एसेट है ही नहीं तो कैपिटल गेन कहां से होगा, पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नील, कुछ भी नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 में, क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एंजॉय द एग्जम्पशन 54 EC के एग्जम्पशन एंजॉय करने के लिए द रिजल्टेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शुड बी द इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का जब ट्रांसफर किया है तब से 6 मंथ डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। क्या रहा देखिएगा, अक्षय रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम 35,000 ईच फ्रॉम 3 फ्रेंड्स ऑन 22 मई 2022, द अमाउंट चार्जेबल टैक्स वुड बी, अरे भाई साहब मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम अक्षय है और मेरे 5,000 दोस्त हैं, अगर 5,000 दोस्त से भाई 50,000 रुपए से कम का कितना भी इनकम मतलब गिफ्ट आ जाएगा ना तुम्हारे स्पेसिफिक डे पे, तो तुमको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 फ्रेंड दे 35,000 का, यानी कि 50,000 से कम है, तो इनकम टैक्स में बोला गया है कि 50,000 रुपए तक का अगर कोई आपको फ्रेंड रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, मिस्टर साहू हैज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 1,10,000 कंप्यूटेड फॉर द असेसमेंट 2022, he can carry forward such loss subsequent to the assessment year, 8 साल के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि रखना ध्यान में आपको, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के टाइम में ये चीजें जो है वो होती है, और कितने साल के लिए कर सकते हैं, आइए मैं आपको एक करके पढ़ा देता हूं, और इसमें सारा चीज है, इसलिए ध्यान पे याद रखिएगा। नंबर 27 था ना, हाँ 27, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होता है, इस ध्यान समझिएगा, इसको एक एक चीज समझा देना। कह रहा है करंट ईयर या प्रीवियस ईयर के लॉस को फ्यूचर में सेट ऑफ करते हैं, तो ठीक है, इसको कहा जाता है सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। करंट ईयर या प्रीवियस ईयर का अगर लॉस आ गया और अगर फ्यूचर में उसको हमको सेट ऑफ करना है, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भैया सेटअप या कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, सबसे पहला ये बात ध्यान रखिएगा क्या क्या दिया हुआ है कि किस चीज को किस चीज में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अरे एक मिनट रुकिएगा यार, हेलो हेलो, चलिए छोड़िए हटाइए, है ना। चलिए अब क्या है सेक्शन, ध्यान रखिएगा कि किस हेड के अंदर लॉस हुआ है, दूसरा करंट ईयर में आप उसको जो है कहां सेटअप कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड कहां कर सकते हैं, ये 3 बातें आएंगी आपके साथ, क्या क्या, एक मिनट रुकिएगा, हेलो बोलिए, अरे रॉन्ग नंबर है। चलिए उसके बाद है आपका क्या 3 चीजें, क्या क्या, लॉस अंडर द हेड ऑफ, किसके हेड में आएगा, करंट ईयर का लॉस कहां सेटअप करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड कहां करेंगे, सेट ऑफ कहां होगा और कितने साल के लिए होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला सेक्शन कितना होगा, दूसरा लॉस किस हेड में करेंगे, तीसरा उस ईयर करंट ईयर का लॉस को कहां सेटअप किया जाएगा, और कैरीड फॉरवर्ड जो लॉस करेंगे वो कहां करेंगे, कितना कौन सा में करेंगे और कितने साल के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 71B कहता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको हम पूरा का पूरा लॉस कर सकते हैं, कहां से कहां सेट ऑफ कर सकते हैं, करंट ईयर का, सर भैया करंट ईयर में हम कर सकते हैं
हाउस प्रॉपर्टी से, और 2 लाख तक हम अदर हेड से भी कर सकते हैं। अदर हेड मतलब कोई भी अदर हेड जो है वो उससे हम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं बोल रहा हूं कि हाउस प्रॉपर्टी मैंने किया, ठीक है, उससे रिलेटेड हम मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम अगले साल करंट ईयर में कहां कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से या 2 लाख अदर से। अब फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मतलब करंट ईयर में तो हम सेट ऑफ कर लिया, उसको और कितने साल तक कर सकते हैं, उसको अगले 8 साल तक हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, अगर फिर से इनकम हुआ 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक, तो हम उसको उस लॉस को उससे क्या कर सकते हैं, चुकता कर सकते हैं। तो वही 8 साल आपका आंसर वहां दिया हुआ है। ये हुआ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। मैं आपको पीजीबीपी के लिए पढ़ा देता हूं। सेक्शन 72 पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर नॉर्मल बिजनेस है तब तो भैया सैलरी को छोड़कर आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगले 8 सालों के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी पीजीबीपी के किसी भी हेड में, है ना, मतलब पीजीबीपी में कर सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद अब पीजीबीपी का दूसरा जो सेक्शन है 73, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो आप स्पेक्युलेटिव नेचर का है, तो उसको सिर्फ आप स्पेक्युलेटिव इनकम से कर सकते हैं, और कितने साल के लिए, इसको 4 साल के लिए कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जो आप उसको बोलते हैं ना, हिंदी में मैं क्या बोल दूं, स्पेकुलेशन करके करते हैं, उस बिजनेस को 4 साल के लिए। फिर 73 ये कहता है स्पेसिफाइड, अगर किसी तरह का स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका, ठीक है, 35 एडी में जिसका मेंशन है अंडर सेक्शन, तो उसको आप कहां से ये कर सकते हैं सेट ऑफ, सर करंट ईयर में तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका जो है, आप जितना बार आप स्पेसिफाइड इनकम से पूरा जितना जिंदगी इनफिनाइट पीरियड तक, है ना, इंडिफिनिट पीरियड तक आप क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस का लॉस की भरपाई आप कर सकते हैं। सेक्शन 74 में एक चीज याद रखिएगा कि कैपिटल गेन का जो लॉस होगा, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होगा उसको आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस जो होगा उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से कर सकते हैं करंट ईयर में, और अगला साल अगला 8 साल तक आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से कर सकते हैं। छोटा वाला को बड़ा और छोटा दोनों से करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर कोई लॉस है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से में कर सकते हैं। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। तो अगर बात किया जाए कैपिटल गेन कितने साल के लिए होगा, 8 साल के लिए लॉस किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म को किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म से किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, और यही आपका आंसर है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। चलिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन 80U में 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, और उसमें 1,25,000 रुपए तक का डिडक्शन है, और अगर 40% तक का है तो उसके लिए मात्र मात्र कितना है सर, 75,000 रुपए है। ये बात ध्यान रखिएगा, 80U में कहा गया है। चलिए हो गया। कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज ए स्टार्टअप कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years from the date of the incorporation or registered incorporated in private company। अगर प्राइवेट कंपनी में तो आपका 10 साल मिनिमम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, the following allowances are exempt under section 1014 to the extent the expenses are actually incurred or amount received whichever is less except, किसको छोड़कर, सिर्फ एजुकेशन अलाउंसेस को छोड़कर बाकी सेक्शन 1014 में ये सारे चीज को आप क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं जो लेस हो। चलिए तेरा क्वेश्चन नंबर 31 में, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट, कंज्यूमेबल्स, मेंटेनेंस मटेरियल्स आर सब डिवीजन ऑफ एग्जांपल हो। भाई सब जितने भी ये सब मटेरियल्स के एग्जांपल है ना, किसके हैं, मटेरियल्स के। आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। तेरा कॉस्ट दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट आर नोन एज। भाई साहब जो जिस कॉस्ट को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा था कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस पे एक मैं आपको चीज बताता हूं, आइए देखिएगा, ध्यान समझिएगा। क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट चेंज होता है। मतलब रेंट है, अगर आप 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, रेंट आपका 5,000 लग रहा है, तो ये 5,500 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो सीधा 250 रुपया होगा। तो वही बोल रहा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, चेंज होता है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। अब जैसे 5,000 रुपया रेंट लग रहा है तो 5,000 रुपया लगेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होते हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया तो 1 रुपया लगेगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। जैसे अगर आप वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलते हैं, ये वैरी करते रहता है, चेंज करते रहता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला,
बोला भाई साहब कॉस्ट पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट का है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 में आइए। कह रहा है फॉर आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट्स लार्ज नंबर के लिए, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, मोबाइल फोन हो, गारमेंट्स हो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग सिस्टम वुड बी सुटेबल, कौन सा जो सिस्टम है वो सुटेबल होगा? क्या मैन्युफैक्चरिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? भाई साहब दोनों का दोनों सुटेबल होगा, क्यों नहीं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाइए या मैन्युफैक्चरिंग वाला, दोनों तो दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्राइम कॉस्ट प्लस अ शेयर प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल टी, क्या इक्वल करता है? इक्वल करता है बोथ फुल एंड फुली एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स, क्या होता है भाई साहब? ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये है, यहाँ से आइए, यहाँ ये जो पॉइंट होता है ना यहाँ, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इससे बाहर अगर जाएगा तो कंपनी क्या करेगा? सेल्स ज्यादा, ये सेल्स और ये रेवेन्यू, ठीक है, तो सेल्स और रेवेन्यू के बीच में यहाँ तक जो होता है ना, ये इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद अगर आपका कुछ भी जा रहा है तो ये प्रॉफिट वाला पॉइंट है, और इसी पॉइंट को हम इससे एक बार मैं बड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये है, ये है, अब मान लो ऐसे है, ठीक है, ये सेल्स है, ये है रेवेन्यू, यहां तक अगर कोई चीज गया है यहां तक तो इसको बोलेंगे बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर यहां चल गया यहां, तो ये और यहां तक जो पॉइंट है, ठीक है, इसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब यहां से यहां तक जो हमारे पास गैप है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। और ये जो है क्या आ गया, इसको ये जो है ये क्या आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट्स अकर्स व्हेन, क्या प्रॉफिट जीरो, बिल्कुल प्रॉफिट जीरो होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो जीरो होगा, ये तो सही है। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के बराबर होगा, मतलब दोनों कॉस्ट रेवेन्यू सेल्स के बराबर होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम होगा, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों का तीनों सही है। अब देखिए कह रहा है इन अ कंप्लीट सीवीपी ग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस एट एनी लेवल्स ऑफ सेल्स इज इंडिकेटेड बाय, भाई साहब ये किससे इंडिकेट कर रहा है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द टोटल रेवेन्यू लाइन एंड टोटल एक्सपेंसेस लाइन। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं इसको, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट को ही शो करता है। इसमें कॉस्ट, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी और प्रॉफिट तीनों को देखा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? रिप्रेजेंट सीवीपी को इक्वेशन। सीवीपी इक्वेशन कौन कर रहा है? तो भैया सेल्स इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ सेल्स को इक्वल कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा सीवीपी इक्वेशन। चलिए अब उसका क्या कह रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ टर्म बेस्ट डिस्क्राइब एक्सेस ऑफ, तो सेल्स से ज्यादा अगर हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा अगर सेल्स हुआ, अभी हमने बताया था, ये देखो है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ज्यादा अगर सेल्स हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसी को बोलते हैं ना। चलिए तो द मेन पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इंक्लूड, क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेन पर्पस? क्या कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड करके एक्चुअल देखते हैं तो भैया उसके बाद हमको पता चल पाता है कि क्या है सही और क्या गलत है। वैल्यू इन्वेंटरीज, बिल्कुल सिंप्लीफाई अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दी, डी होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा? डी। क्या है क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फ्रॉम द अप्रोचेस टू बजटरी कंट्रोल। तो भाई साहब कौन सा है? तो कह रहा है under standard costing for the costing purpose all stock are valued at their standard cost। बिल्कुल बात सही है। Standard cost are incorporated in the ledger accounts, budget or memorandum record outside the ledger accounts। ये भी बात बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इंपोर्ट लेजर अकाउंट में किया जा सकता है और बजट जो है मेमोरेंडम रिकॉर्ड किया जा सकता है आउटसाइड दी लेजर अकाउंट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर इन सेट ऑफ यूनिट कॉस्ट और बजट टेंड, तो ये क्या है? तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। कह रहा व्हाइल सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शुड बी मैनेजमेंट कीप इन माइंड। बोल रहा है जब कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसके उनके माइंड में क्या होना चाहिए कि उसका वैल्यू कंट्रोल क्या होगा, उनका मोटिवेशनल इफेक्ट क्या होगा, उनका यूजफुलनेस क्या होगा, प्लानिंग कर रहे हैं उसके पर्पस के लिए, यानी कि ऑल ऑफ द आंसर होगा डी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कह रहा हाउ ऑफन स्टैंडर्ड बी रिवाइज्ड। बोल रहा है स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कैसे किया सकता है? फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग द रीजंस व्हाई स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज्ड रेगुलरली। क्यों स्टैंडर्ड को रेगुलरली रिवाइज किया जाना चाहिए, है ना। आइए कह रहा रेगुलर रिवीजन लीड्स टू स्टैंडर्ड व्हिच आर मीनिंगफुल टारगेट दैट एम्प्लॉय मे बी मोटिवेटेड टू अचीव। तो बोल रहा है रेगुलर रिवीजन करने की वजह से स्टैंडर्ड्स अगर आप करते रहते हैं तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहते हैं और टारगेट आपका
अचीव करते हैं, किसके थ्रू, इंसेंटिव के थ्रू, इंसेंटिव उनको मिलते रहता है तो वो टारगेट अचीव करते हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है वेरिएंस एनालिसिस मोर मीनिंगफुल बिकॉज द रिपोर्टेड वेरिएंस शुड बी रियलिस्टिक, ये बात भी बिल्कुल सही है। वेरिएंस एनालिसिस होता है जब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके उसको माइनस करके जो रिपोर्ट निकलता है। स्टैंडर्ड अगर मान लें हमने 35 सेट किया था और एक्चुअल 40 आया तो -5 का जो डिफरेंस आता है इसी को हम लोग वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं। और वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हमको ये पता चलता है कि भैया क्या परफॉर्मेंस सही है या गलत है, ठीक है, और उस बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं इन प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉर्मली रिव्यूड एनुअली, स्टैंडर्ड्स बाय देयर नेचर लॉन्ग टर्म एवरेज एंड देयरफॉर द सम वेरिएशन इज एक्सपेक्टेड ओवर टाइम, द बजटिंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू रिव्यू द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड यूज। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों का तीनों आंसर बिल्कुल सही है। आंसर होगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 में कहते हैं द कॉस्टिंग मेथड वेयर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एडेड टू द इन्वेंटरी कॉस्ट, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होगा तो आंसर क्या होगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। और डिक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100%, अगर मान लो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू कंट्रीब्यूशन होता है तो अगर सेल्स 100 है वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 है तो 80 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जी बिल्कुल। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिक्रीज बोल रहा क्या होगा, इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, अगर मान लो 100 यही सेम रखते हैं, सेल्स 100 रखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दिए 20 से 30 कर दिए, कितना हो गया, आपका 30, 100 से 30 हो गया तो 70 क्या हो गया कंट्रीब्यूशन। देखो पहले कंट्रीब्यूशन 80 था अभी 70 हो गया ना डिक्रीज, तो ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ध्यान समझना, सेल्स कितना था 100 रुपया, 20 रुपया क्या था वेरिएबल कॉस्ट, और अभी कंट्रीब्यूशन कितना है 80 रुपया, ये नॉर्मल है। अब बोला डिक्रीज कर दो तो 100 रुपए सेल्स तो रहा, वेरिएबल कॉस्ट कितना डिक्रीज कर दिए सर, वेरिएबल कॉस्ट कर दिए 10 रुपए से, सॉरी इंक्रीज कर दिए, वेरिएबल कॉस्ट क्या करना है, एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना से बढ़ा दिए 10 रुपए से, तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या हो गया 10 रुपए कम हो गया, यानी कि 10 रुपए कम हो गया 80 से 70 हो गया, इसीलिए डिक्रीज, ये भी हो गया। इंप्रूव द प्रॉफिट इन वैल्यू रेशियो, ये भी सही है। और डी आपका क्या हो गया, पूरा पूरा ऑल ओवर दी अब आंसर, यानी कि है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, कह रहा है एन ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी प्रिपेयर्ड, ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर, पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट के शुरू होने से पहले। अरे भाई साहब प्लानिंग है ये ऑडिट प्रोग्राम, तो बाद में कैसे करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 एन ऑडिट प्रोग्राम शुड क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब चाहे हम उसको चेंज कर सके, नहीं तो भाई बस आप फिक्स कर देंगे तो फिर दिक्कत, वो प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये इसलिए ये आंसर। कह रहा है इफ एन एसेट इज यूज्ड फॉर द टाइम ड्यूरिंग द year of triple shift, the depreciation shall be calculated basis of क्या भाई साहब 100% ऑफ दैट पीरियड, अगर उस पीरियड का 100% नहीं लेंगे तो फिर वो लॉयल्टी नहीं रहेगा। वेरिफिकेशन इज जनरली कैरिड आउट, भाई साहब वेरिफिकेशन क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईयर बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन करते हैं ना, एसेट है लायबिलिटी है नहीं है वो सारा चीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है 50 रिजर्व्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट आर नोन एज, भाई साहब जिसको डिस्क्लोज नहीं हुआ है उसको या सीक्रेट या हिडन रिजर्व दोनों बोलते हैं ना। ये रहा जी आपका ऑप्शन नंबर सी। ओ गॉड हमने 50 क्वेश्चंस कर लिया, बस 1 मिनट का ब्रेक मुझे दीजिए, ठीक है, 1 मिनट। हो गया ब्रेक ओवर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, क्या कह रहा है 51 में, ठीक है। प्रोविजंस आर अमाउंट चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू प्रोवाइड फॉर, भाई साहब प्रोविजंस क्या है, वो अमाउंट है जो चार्ज किया जाता है रेवेन्यू के अगेंस्ट में, तो किसके लिए, तो भैया ये है
यार ये तो ऑप्शन में देखा है, चलो हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। मूल्यह्रास, अरे यार, नवीकरण या परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी, ठीक है। चलो, एक ज्ञात दायित्व यानी कि अ नोन लायबिलिटी हुज अमाउंट कैन नॉट बी क्या है, ये छोड़ो हटाओ यार। सर एक क्लेम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तीनों का तीनों सही है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव आंसर। बोल रहा है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। और यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये था ऐसा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही हो गया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52, कह रहा है एन ऑडिटर is verifying the valuation of a building which has been self constructed by the client, which of the following document is least relevant to the auditor of the वेरिफिकेशन पर्पस। तो भाई साहब जब वेरीफाई करता है ना तो एसेट का करता है, एसेट बिल्डिंग क्या है, एसेट ही है जी। जब एसेट का ये करता है तो बिल्डिंग के लिए क्या देखेगा, जब बिल्डिंग अगर उसका बन रहा है तो उसके लिए क्या देखेगा कि उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है जो लोन के लिए दिया गया है। बात समझ में आया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेरीफाइंग द कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स को वेरीफाई करने के लिए क्या जो चीज है वो सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है इट इज अ मेथड ऑफ ग्रांटिंग परमिशन टू यूज रिप्रोड्यूस वर्क, नहीं बिल्कुल नहीं, ये रिप्रोड्यूस वर्क के लिए नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54, क्या कह रहा है द इक्विटी शेयर XYZ held ABC Limited in the custody of Stock Holding Corporation of India Limited, the author may verify this investment by। भाई साहब सीधा बात ऑब्टेनिंग करेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जब उसको वहां पे से कोई चीज इक्विटी शेयर खरीदेगा तो वहां पे क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा SHCIL से, है ना सी। उसके बाद शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स अ डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट टू द एक्सटेंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर द बोर्ड कंपनी अधिनियम के 2013 के शेड्यूल 3 में, ठीक है, कौन सा कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बताता है। तो भैया ये जो है आपका कौन सा नहीं है, हाँ तो अप्रूव अथॉरिटी तो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड रिपोर्ट भी है, लेकिन ये नोट्स टू द अकाउंट नहीं है। चलो ये हो गया सही। आइए कह रहा है व्हिच इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कंपनीज एंड इंडिविजुअल ऑडिटर अंडर द 141 कंपनीज एक्ट 2013, क्या है भाई साहब 20 है, कितना है 20 है। देखिएगा अगर कंपनी इंडिविजुअल ऑडिटर है तो मैक्स 20 में काम कर 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, जिसमें आपका 1% कंपनी भी इंक्लूडेड रहेगा। चलिए चाहिए फंडामेंटली द ऑडिटर रिपोर्ट्स गिव एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कि प्रेजेंटली फेयर कर रहा है पोजीशन या रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिटर क्या करता है, एक ओपिनियन देता है जब कंपनी के वो सारे वेरिफिकेशन वॉचिंग करता है ऑडिटिंग करने के टाइम में। तो ऑडिटिंग जब कर लेता है तो वो 4 तरह की रिपोर्ट बनाता है, क्वालिफाइड, उसके बाद है अनक्वालिफाइड, उसके बाद है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एक एडवर्स ओपिनियन बनाता है, ठीक है। तो ये सारे ओपिनियन जो वो देता है ताकि सही तरीके से पोजीशन और रिजल्ट्स को बताया जा सके। चलिए उसके बाद 58 क्या बोला था, मैटर्स विच द बैंक रिक्वायर देयर ऑडिटर्स टू डील विद द लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय दी। भैया अगर ये बात हो गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मैटर को देखेगा। चलिए आंसर हो गया डी। कह रहा है ड्यूरिंग स्टेज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कॉर्पोरेशन इन बैंक ऑडिट में क्या बिजनेस के ऑपरेशंस को देखने के लिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एस्पेक्ट। ऑडिटर को रिक्वायर किया गया ताकि वो वेरियस एस्पेक्ट को देखेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड, कौन सा जो है वो एस्पेक्ट कवर नहीं किया गया है। तो बैंक और इसका एनवायरनमेंट देखेगा, बिल्कुल देखेगा, बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस भी देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखेगा। बोला कौन सा नहीं देखेगा, तो नन ऑफ द ऑप्शन जो है वो नहीं देखेगा। नॉट काट दीजिएगा तो हो जाएगा कि सारे के सारे को देखेगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द ऑडिटर व्हाइल वेरीफाइंग द प्रीपेड इंश्योरेंस find that there is an inadequate insurance in of the building then he should क्या करना चाहिए भैया साहब, ये दोनों करेगा, मॉडिफाई कर देगा रिपोर्ट को और इंसिस्ट कर देगा, डिस्क्लोज कर देगा किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो ये वाला गड़बड़ी हुआ था, आंसर हो जाएगा डी। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 इन अ वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइजिंग इंटरेस्ट लीड्स टू। भाई साहब अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगा, है ना। आइए राइजिंग इंटरेस्ट रेट लीड्स टू, हाँ कॉस्ट ऑफ डेट, अगर कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा तो भैया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ये होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द प्राइमरली एम्ड रेगुलेटिंग द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग, इसके लिए बताओ तो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए, ठीक है। प्राइमरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चलो कह रहा है
which of acts provide the incorporation regulation winding of regional rural banks with a view to developing the rural economy? तो इसके लिए आया था आरआरबी एक्ट 1976 1976 आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द डे ऑन विच अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ मैच्योरिटी इज अ पब्लिक हॉलिडे द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड ड्यू टू। भाई साहब इसको बोलते हैं नेक्स्ट प्रीसीडिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब ये बिजनेस से एक दिन पहले ही अगर मतलब छुट्टी है बिजनेस के, जिस दिन तुम्हारा मैच्योरिटी हो रहा है तो उससे एक दिन पहले ही तुम क्या करो, पैसा दे दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 65, वेयर द इंडोर्सर डज नॉट वांट इरोशी एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट द इंडोर्समेंट इज। क्या इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट को इसमें बोला गया है ये क्या, सेंस प्रेस कुछ ऐसा कुछ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है which of the following is designated not in the hierarchy of top level management। भाई साहब टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्रेसिडेंट को नहीं रखा गया, किसको नहीं रखा गया? प्रेसिडेंट। बट इसमें मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, ये आंसर बी होना चाहिए था, प्रेसिडेंट दिया गया है। ये उनके अनुसार, मेरे अनुसार से डायरेक्टर, चेयरमैन और प्रेसिडेंट ये तीनों के तीनों टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो मिडिल लेवल मैनेजर है ना, तो वो नहीं आएगा। आप मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए इसका, बट दिया ये है डी, ये मेरे हिसाब से बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, which of the following is not an objective of management। क्या है ऑब्जेक्टिव? भाई साहब ये जो है प्रोजेक्ट का क्रिएशन जो है वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसीज बनाना, अपॉर्चुनिटी देना एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है हाउ मेनी लेवल्स, 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टॉप मिडिल और लो लेवल, 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इंडिविजुअल विद द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इसको बोलते हैं टॉप लेवल या अपर या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं ना। चलो उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है क्वेश्चन नंबर विच इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई साहब फंक्शनल होते हैं, बिहेवियरल कोई नहीं होता, रिस्पांसिबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होता ना, नहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना। सब मैंने पढ़ाया यार, एक एक चीज पढ़ाया है। कह रहा है मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव। अगर गरीब है मतलब मैनेजमेंट पुअर है तो इनएफिशिएंट होगा और इनइफेक्टिव होगा। कह रहा है मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, क्यों आर्ट है भैया? ये डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेके आया है इनटू डिफरेंट अलग अलग थ्योरी, अलग अलग लोगों के लेके आई है मैनेजमेंट, नहीं ट्रेडिशनल, मॉडर्न, है ना, न्यू क्लासिकल, ये सारी थ्योरीज इनके लिए। तो इसका आंसर होगा सी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 which of the following is not a designation related to the middle level of management। भाई साहब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं है, सीओओ होता है अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए। चलिए द मेन फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आर प्लानिंग, और ये देखो आंसर तो दिया है बी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, पीओएसडीसी पोर्ट्स, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हालांकि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है यार, बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है विच वन ऑफ द नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट की बात करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये सारा चीज होता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की बात करें अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों की तीनों चीजें आती है। चलो विच ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है कि भैया राइट टू कमांड, कमांड देना, डेलीगेट करना अथॉरिटी को, और फॉर्मल पोजीशन से अथॉरिटी आती है। ऑल ऑफ द अबव आंसर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा व्हाट इज द वन फेयर 14 प्रिंसिपल है। 14 प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड है। बाकी ये जो साइंटिफिक डिटरमिनेशन और कॉपरेशन मैनेजर्स की बात की है वो साइंटिफिक वाला नहीं है, वो है इसके ये टेलर के प्रिंसिपल्स। चलिए उसके बाद चलते हैं। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसिस्ट सेट ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स कोऑर्डिनेटेड बाय अ सेंट्रल हेडक्वार्टर इज एन एग्जांपल ऑफ, इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब हेडक्वार्टर से सारे जगह पे देखना, ये होता है डिविजनल, मतलब डिवीजन बांट देना अलग अलग, है ना, इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए द टर्मिनोलॉजी दैट डिफाइंस हाउ ऑर्गेनाइजेशनल एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज सेड टू बी। भाई साहब को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी की, जो एक टर्मिनोलॉजी है जिसके तहत क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी से उसका रूबरू कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 द फैक्टर व्हिच डज नॉट इंक्लूड सब्सटेंस ऑफ साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पर इसको नहीं करते हैं, तो क्या भाई साहब पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेबर कमीशन रिकमेंडेशंस
यूनियन वंस रिकॉग्नाइज शुड बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल के लिए भाई साहब, ये पीरियड 4 साल के लिए होता है ना। चलिए कह रहा है प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम मस्ट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। भाई साहब प्रोएक्टिव रिलेशंस प्रोग्राम जो है वो कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन को देखेगा, कॉम्पिटेंस और डिसिप्लिन और कॉन्फ्लिक्ट, तीनों को देखेगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है ट्रेड यूनियन आर प्रिंसिपल स्कूल इन विच वर्कर्स लर्न द सेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस, जहां पे आत्मनिर्भरता सीखते हैं और एकजुटता सीखते हैं। आंसर सी होगा। विच ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट कब हुआ 1918 में, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पीरियड्स 6 पीरियड्स में डेवलपमेंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बांटा गया है। और उसके बाद कह रहा है द सिस्टम कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है मेथड सफिशिएंट इंडियन रिलेशन क्या बोल रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का हैज बीन अडॉप्टेड, कब किसके अंदर हुआ था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। भाई साहब वर्कर्स कमेटी है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, ज्वाइंट कमेटी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए मैनेजरियल ग्रिड मॉडल कंसर्न्ड विद पीपल और प्रोडक्ट के साथ इसका रिलेशन है, किसका, पीपल और प्रोडक्ट के साथ में। बहुत सारी थ्योरी मैंने कराई है इस पे। लीडरशिप इज ए सोशियो साइकोलॉजिकल अजम्पशन व्हिच इज रिलेटेड विद द, भाई साहब किसके साथ रिलेशन है, गाइडेंस ऑफ सोसाइटी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी सोसाइटी के लिए होती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 द इफेक्टिवनेस ऑफ ए लीडर इज डिपेंडेंट अपॉन, किसके ऊपर, तीन चीजों के ऊपर, ऑटोमेटिक इसको ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव, ये तीन चीजें होती है लीडर्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 आइडेंटिफाई द विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी लीडरशिप। भाई ट्रेड थ्योरी के लिए क्या नहीं है, इमोशनल मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। रजिस्ट्रार कैन नॉट विथड्रॉ और कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन, मतलब रजिस्ट्रार कब जो है विड्रॉ कैंसिल रजिस्ट्रेशन को ट्रेड यूनियन का नहीं कर सकता है, तब वो नहीं कर सकता जब कुछ सही तरीके से हो। तो वही द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज इन प्रॉपर फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, सही तरीके से अगर वेरिफिकेशन होगा तो वो कैंसिल नहीं कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बार्गेनिंग टाइप्स इज बेस्ड ऑन द वर्कर कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी। तो भैया इसको वर्कर्स के प्रोडक्शन वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी को अगर देखें तो वो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज एडवोकेटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट वी गिरी के द्वारा ये कहा गया था। इन्होंने ये अप्रोच है, अप्रोच टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जिसमें ये कहा गया था कि घर के झगड़ा को घर में ही सुलझा दो, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अंदर मिलो, दैट इज नाम, इसको लेकर इन्होंने वीवी गिरी ने कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करी थी, दैट इज ये। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स व्हिच वन इज नॉट अ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। भाई साहब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं है। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो तरीके से रिजोल्यूशन की बात की गई है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के झगड़े को कैसे सुलझाना है, एक स्टैट्यूटरी और एक नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी में तीन आते हैं, कंसिलेशन, एडजुडिफिकेशन और आर्बिट्रेशन, ये तीन। और अगर मैं बात करूं नॉन स्टैट्यूटरी में तो वहां तक कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन और कोड ऑफ एथिक्स। तो इसीलिए अल्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कुछ नाम की चीज नहीं है। चलिए कह रहा है which of the following is not a machinery for settlement of industrial dispute under the dispute act 1947। तो भैया क्या है इसमें 1947 में कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम की चीज नहीं है, अभी तो बताया कि नॉन स्टैट्यूटरी मेजर से, ये तो एक्ट में कहां से रहेगा। चलिए कह रहा है choose the correct option that state the defect in the trade dispute act 1929। तो इसमें क्या है, ये बोला renders the proceeding being unable to institute under the act settlement of industrial dispute, इसका आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है which of the following is the machinery for settlement of industrial dispute। देखिए जी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। आइए कह रहा है पावर हैज बीन गिवन टू दी, किसको, भाई साहब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है टू मैंडेट द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कमिटी इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉय 100 वर्कमैन एंड मोर। उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो सारी चीज देख। आइए कह रहा है 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, मुबारक हो, है ना, रुकिएगा। हाँ 100 ले नहीं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 101 में आते हैं, कह रहा है अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोड अनलेस ही हैज बीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर एनी प्रोविजनल स्टेट और एक्ट लेस देन कितना साल के लिए? सर भाई साहब 5 साल से कम के लिए, अगर 5 साल से कम के लिए किसी जगह पे ये रहा हो, ऑफिसर नहीं रहा हो, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज 5C। कह रहा है अंडर सेक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट discussions and the disqualification of the presiding officers of labor code, labor code में जो है वो किस सेक्शन के तहत कहा गया? तो वो है सेक्शन 7C। कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन देयर इज ए प्रोविजन कॉल्ड प्रोटेक्टेड वर्कमैन, ये बात किया गया फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। आइए क्वेश्चन 104, फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज ए प्रिंसिपल ऑफ रिट्रेचमेंट। जब छटनी होती है तो इसी बेस पे होता है कि जो भैया पहले आया है ना उसको हम रखेंगे, और जो जब लास्ट में आया उसको हम निकाल देंगे, बोलेंगे भैया तुम लेट से आओ, तुम जाओ, गए काम बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। बाकी एम्प्लॉयर हो जाए नहीं होगा, एम्प्लॉयर और कस्टमर हो जाए, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो जाए, एम्प्लॉयर या सप्लायर, ये तीनों का तीनों नहीं है। चलिए आइए, कह रहा है अंडर द डिस्प्यूट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कंसिडर करते हैं। देखो एम्प्लॉयर फेल्स टू कीप हिज वर्बल, ये भी है, व्हेन क्लोजर इज अ प्रेटेंस प्रॉमिस, ये भी इसको भी कर सकते हैं। कह रहा है व्हेन अ डिमांड इज मेड फॉर अल्टरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो तो ये इसको हम नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 107, a list of unfair labor practices of the part trade union and employers was included in the, किसमें included है भैया? ये included इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, कह रहा है the guideline that restrict the regulate the behavior of individual employee called, भाई साहब जब एक कोई गाइडलाइन हो जो किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉई या इंडिविजुअल बिहेवियर को रोकने की कोशिश करता है उसको रूल्स बोलते हैं, नियम, नियम के तहत ही कोई काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। आइए, help the organization to maintain improve the competitive advantage by the comparing its practices with those companies identified as a having exceptional HR practices, तो इसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑडिट, आंसर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 110, कह रहा है is the auditing of daily process like compensation, benefit administration, performance management, इसको ऑपरेशनल ऑडिट बोलते हैं। भाई ऑपरेशंस की बात कर रही है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 111 में, पर्सोनियल मैनेजर मस्ट बी ए पर्सन हु मस्ट हैव, क्या सेंसिबिलिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल होना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन, तीनों होना चाहिए, आंसर इज डी। 112 में आवाज ऑफ फाइनेंस से क्वेश्चन आने के लिए मजा आएगा। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, भाई साहब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो है वो एआरआर में नहीं है, क्योंकि एनपीवी डिस्काउंटेड है, इंटरनल रेट नहीं एआरआर ना, हाँ ठीक, तो एआरआर नहीं है। ठीक है, आइए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर और एनपीवी तीनों का तीनों डिस्काउंटेड टेक्निक है, तो एआरआर नहीं होगा। चलिए, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस अंडर द थ्योरेटिकली इनफिनाइट फंड्स, बोल रहा है आईआरआर के तहत हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा आईआरआर होगा ना उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो आईआरआर ग्रेटर देन डब्ल्यूएसीसी यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आईआरआर भी दे रहा होगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आंसर इज बी। कह रहा है 114 में क्या कह रहा है, when operating under a single period capital rationing constraint the selection of project is done, कैसे होगा, और the fund are exhausted to maximize the value of firm। तो भैया भाई साहब हम क्या करेंगे, देखो ये सवाल पूछ रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमको अगर बहुत सारा कैपिटल राशनिंग करना है, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से छांटना है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा पैसा होगा पहले उसको लेंगे, फिर उसके बाद छोटा करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और प्रॉफिटेबिलिटी में काम करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा, पहले वो प्रोजेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद कम प्रॉफिट किस में होगा, वो प्रोजेक्ट लेंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी, समझ रहे हो, 10-12 प्रोजेक्ट है, अब उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होगा उसको पहले लेंगे, फिर उससे कम प्रॉफिट, फिर उसको कम करेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, है ना। चलो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115, इफ यू ऐड डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश चार्जेस टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, द रिजल्टिंग फिगर इज नॉन, करों के बाद मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो 116, assume that the firm has accurately calculated net cash flow to the mutually exclusive investment and proposal. If the net present value of both proposal exceeds 0, the firm is not under the constant capital rationing, then firm should, भाई साहब क्या करना चाहिए ना, जो अगर सब कुछ बराबर बराबर बता रहा है तो जो ज्यादा एनपीवी दे रहा है, सबसे ज्यादा एनपीवी दे रहा है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसका ज्यादा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सिंपल सी बात है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का यही तरीका होता है, हाईएस्ट एनपीवी शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117,
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भाई साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दो ही नहीं बताता, पेबैक पीरियड और एआरआर। तो पेबैक पीरियड जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं बताता है, बाकी पीआई, एनपीवी और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, हाँ डिस्काउंटेड लिख दिया ना तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पेबैक नहीं होगा। चलिए for cases where there are no taxes, which of the following statement were proposed by Modi and Gilani? MM अप्रोच बोला कि क्या टैक्स नहीं होगा, तो उसके लिए क्या सही और क्या गलत है ना, ये देखना है। The market value of company is not affected। भाई साहब क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू इफेक्ट करता है, यही तो बात बोला है, तो ये बिल्कुल, एक मिनट रुको। For cases where there are no taxes, which of the following statement were proposed by मोदी गिलानी मिला, हाँ ये बात है, यही सही बोला कि मार्केट वैल्यू जो कंपनी का इफेक्ट नहीं होता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी से। ये क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अर्निंग यील्ड कंप्यूटेड बाय, तो इसको कंप्यूट करते हैं अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस पर शेयर, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 120। अरे देखो ये इसको भी इग्नोर करो इस क्वेश्चन को, चलो बाद में देखते हैं, पहले अभी आ जाओ थ्योरी पे। क्या कह रहा है, द एनहांस द मार्केट वैल्यू of shares and the share therefore equity capital is not free of cost। भाई साहब डिविडेंड जो मिलता है ज्यादा ना, जितना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा उतना जल्दी कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या बढ़ेगा, और इसी वजह से इक्विटी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मानते कि हमको डिविडेंड देना पड़ता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई साहब क्या कौन सा इंक्लूड करते हैं, सब ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, तीनों का तीनों देखते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। ये कह रहा था परचेज ऑफ मशीनरी इशूइंग लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल शुड बी प्रेफर्ड है। भाई साहब ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या है, तो नॉन कैश और इन्वेस्टिंग और दोनों होगा। परचेज, हम मशीनरी परचेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन इशू कर रहे हैं क्या, आपका लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट इशू कर रहे हैं, तो इसके लिए ए होगा, नॉन कैश वाला। चलिए लिक्विडिटी ट्रैप इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर एवरीवन होल्ड्स मनी, सब कोई पैसा बचा के रखते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी को मतलब कैश को यूज कर सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 126। इन कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर अ मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन एंड मैक्सिमम अप टू, भाई साहब 1 साल तक इसको किया जा सकता है मैक्सिमम। कह रहा आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होता है कितने ये के लिए होता है, आरबीआई डिपॉजिट जो होता है 5 लाख के लिए होता है, ठीक है। 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, 5 लाख करेंगे या 5 से फिर 10 होगा, 10 से 15 होगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इशू होता है वो 5 लाख या 5 लाख के मल्टीपल का होता है, ठीक है जी। आइए कह रहा है रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल बेनिफिट इन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बिजनेस मिसेस ऑन व्हेन चूज वन अल्टरनेटिव ओवर अदर, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक को छोड़कर दूसरा को एक्सेप्ट कर लेना। चलिए IRDA permitted insurance companies to have exposure to the financial and insurance activities up to कितना परसेंट तक, तो भाई साहब ये है 30% तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 130। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, बीएसई इंश्योरेंस ब्रोकिंग अनाउंस फरवरी 2022 में द साइनिंग ऑफ एन इंश्योरेंस ब्रोकर एग्रीमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे LIC ने अपना प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए। चलिए 131। लैंड डेवलपमेंट बैंक वर क्रिएटेड टू प्रोवाइड, भाई साहब क्या के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक क्रिएट हुआ, ताकि फाइनेंस कर सकें, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, है ना जी। 132 में क्या था, भाई साहब पूछ रहा है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक का रेशियो बताइए, तो यही है ना जी, कहां गया 15, 50 और 35, किसके लिए, रीजनल बैंक के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 133। नाबार्ड क्या बोला, व्हाट इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नाबार्ड बाय द शेयर ऑफ आरबीआई इंटायर स्टेक, अरे भाई साहब 100% है, नाबार्ड तीन का तो है। 2019 सॉरी 134। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नाबार्ड द डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन, भाई साहब नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें क्या दिक्कत है, हो गया सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक सेंट्रल बैंक, अरे भाई इतना इजी, कौन सा फॉलोइंग बैंक, रिजर्व बैंक, अरे यार। कह रहा है क्वेश्चन कमर्शियल बैंक मेनली लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी होता है, भाई साहब डी ऑल ऑफ दी अबव, बैंक का कैपिटल भी, बैंक का डिपॉजिट भी, बैंक का कैश रिजर्व भी, ये सारा बैंक का लायबिलिटी है। कह रहा है देखिएगा refers to minimum percentage deposit that commercial bank are mandate to maintain gold assets cash government, अरे भाई साहब अगर कमर्शियल बैंक अपने पास कोई भी लिक्विडिटी चीज रखती है ना जो लिक्विड फॉर्म में हो, उसको SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मैंने पढ़ाया है। चलिए उसके बाद जब ये कहां गया 138। A forward exchange contract is an agreement under which business agree to buy certain amount of foreign currency, तो बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं specified future date में, ठीक है। The straddle is a neutral option strategy that involves buying क्या, इसको बोलते हैं
साइमल्टेनियसली पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बोला जाता है इसको। चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8146 क्या कहता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर ऑफ, होल्डर क्या होता है भाई साहब? ये होता है इंडोर्समेंट या डिलीवरी देयर ऑफ, है ना। चलिए, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल, व्हाट इज द टाइम पीरियड? भाई साहब टाइम पीरियड होता है ऑन डिमांड। क्या होता है? ऑन डिमांड। चलिए, under the negotiable instrument act section 143A the interim compensation shall be paid within क्या? From the date of the order subsection 1 within the such further period not exceeding 30 days may be directed court or the, देखो भाई साहब ये चीज जो है ना, ये 60 दिन, कि पहले 60 दिन तक आपको करना पड़ेगा और अगर वहां भी नहीं मान रहा है तो नेक्स्ट वाला जो कोर्ट में है आप 30 दिन तक लेके जा सकते हैं। तो आंसर हो गया ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा द मेजर्स एबिलिटी ऑफ कंपनी टू यूज ऑपरेटिंग इनकम टू रिपे इट्स ऑल डेट ऑब्लिगेशन, तो इसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, अब आ जाइए, on a scheduled payment and instruction set by bank customer ensure regular fund transfer on a specified date, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन बैंक में लगा होता है, बोर्ड में नहीं, आपको लोग सब लोग के लिए, कस्टमर्स के लिए। 145 Section 188 the NI Act state that where the banker on whom a cross check drawn has, क्या बोल रहा है इसको? The banker paying the check the drawer thereof the shall respectively entitled on the same rights, बोल रहा है NI अधिनियम 128 में कहा गया है कि जिस बैंकर में रेखांकित चेक काटा गया है उसको उसी नियत में उसका भुगतान कर दिया तो चेक का भुगतान करने वाला और बैंकर का चेक जारी करने वाले क्रमशः समान अधिकारी के हकदार होंगे। नॉन लायबिलिटी ऑफ द बैंकर रिसीविंग पेमेंट ऑफ चेक, इसको क्या इसमें सर एक सेक्शन 131 में which of the following is true overdraft as compared to cash credit, तो इसको क्या बोलते हैं? नकदी ऋणों की तुलना में ओवरड्राफ्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ओवरड्राफ्ट के बारे में क्या सही है? बोला ये जनरली क्या होता है? इंटरेस्ट इसका ज्यादा होता है, वैसी बात है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा 138 में क्या बोला है? इन एन अपील ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन 138 अपील कोर्ट में ऑर्डर अपीलेंट टू डिपॉजिट सम विच ऑफ द मिनिमम ऑफ कितना? मिनिमम ऑफ 20%, ये 20% होता है। ठीक है, फिर 60 दिन और 30 दिन, अभी तो ये यार ये इसके बारे में पढ़े थे। सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट स्टेट दैट इन केस ऑफ डिसऑनर द पे होल्डर मस्ट गिव नोटिस टू द ड्रावर ऑफ द चेक विदिन कितना दिन में? सर विदिन 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा कि अगर आपने क्या कर दिया, मतलब चेक जो है वो आपको हो गया डिसऑनर। तब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेयर अ प्रोमिसरी नोट इज पेबल, क्या ठीक है, पेबल ऑन डिमांड एंड इज नॉट पेबल ऑन स्पेसिफाइड प्लेस, नो प्रेजेंटेशन इज द मेकर ऑफ देयरफॉर, क्या? तो ये हो गया पहला, ऑन डिमांड और नॉट पेबल। ठीक है, चलो 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया। देखो यार इसमें मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 80 से 90% क्वेश्चन मेरे 35 से 36 लेक्चर्स देखने से आपका बन जाएगा। ठीक है, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत 19-20 है तो होगा, बाकी देखते हैं, अगर हो पाएगा तो वो कराते हैं, नहीं चलिए आज हो गया बहुत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।